हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने करवा रखा है, सीरियल वाइज आपको प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स वीडियो मिल जाएगी। बीपीएससी टीचर 2023 करके आपका प्लेलिस्ट होगा और उसमें अब तक जितने भी बायोलॉजी के डाले गए हैं वीडियो आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आप सभी को पता है पीआरटी हो या पीजीटी हो या टीजीटी हो, किसी भी लेवल का आप पेपर देने वाले हो बिहार के अंदर बीपीएससी का, तो फ्रेंड्स टीचर्स के लिए जो बीपीएससी नीट या आरई का जो पेपर आप देने वाले हो, पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ने है, जनरल साइंस आपको पढ़ने हैं, जनरल साइंस में बायोलॉजी आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजी से जनरल साइंस के अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे उसमें बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन भी ज़्यादा है और किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने पहले सेशन बायोलॉजी का ही शुरू किया है। तो देखिए आप फ्रेंड्स यहाँ पर सेल, टिश्यू और जितने भी इससे पहले वीडियो हैं आप देख सकते हैं, 6-7 वीडियो है। तो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करते हैं जंतुओं में पोषण, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी जंतु होते हैं वो फ्रेंड्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। लेकिन जंतु जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स कि ये परपोषी होते हैं। परपोषी मीन्स कि अपना भोजन ये खुद ना बनाकर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो पौधों पर या दूसरे जंतु पर डिपेंड कर रहते हैं। जैसे अगर आप सब्जी लेते हो, अनाज लेते हो तो ये पौधे से ही प्राप्त होते हैं, या अगर आप एग लेते हो, फिश आप ले रहे हैं या आप मिल्क ले रहे हैं तो ये जंतु से ही प्राप्त होने वाला है। तो आप या तो जंतु या पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो मनुष्य है ये परपोषी तो हैं, लेकिन इनमें पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है, पाचन तंत्र, क्योंकि इनमें मतलब ये उच्च कोटि के हैं तो इनमें हर चीज़ के लिए एक तंत्र बना होता है, सिस्टम बना होता है। जैसे श्वसन के लिए भी श्वसन तंत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेशन के लिए। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में तो एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है, एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका शुरू होता है मुख से, ठीक है। और ये मुख से शुरू होकर के ये जाता है मतलब कि रेक्टम तक, ठीक है। ये पूरी इसकी जो लंबाई है इसका फ्रेंड्स पूरी आहार नाल की जो लंबाई है 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक होती है, जो कहाँ से शुरू होती है? मुख से, और मुख से लेकर कहाँ तक जाती है? रेक्टम तक। अब देखिए इसको पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होते हैं, बहुत सारे अंग भी जुड़े होते हैं, जिन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें से फर्स्ट हम बात करेंगे मुख गुहा, यानी कि मुख से जुड़े हुए जो भी है, ठीक है, हमारा पाचन अंग मुख गुहा, वोकल कैविटी, यानी कि जैसे ही आप मुंह को ओपन करते हो तो जो कैविटी है उसको वोकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपका दांत हो गया, जीभ हो गया, ये वोकल कैविटी के ही अंदर आते हैं। मुख गुहा आहार नल का ये पहला भाग है। जैसे आप आहार लेते हो तो सबसे पहले आप कहाँ रखते हो? मुंह में रखते हो। मनुष्य का जो मुख है एक बंद कक्ष के समान है, मतलब एक बंद है, जैसे आगे से लिप्स हो गया, दोनों तरफ से जबड़ा हो गया, तो ये बंद हो गया गुंबद की तरह। अब मुख नामक रास्ते से खुलता है, आगे से खुलने का बस एक ही है रास्ता, मुख है ना। पूरा घर का मान लीजिए एक बाउंड्री हो जाता है और एक दरवाज़ा होता है निकलने या घुसने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से मुख हो गया, और जबड़े तथा ओठ के द्वारा ये बंद होता है, दोनों जबड़ा और ये ओठ दोनों लिप्स से ये बंद हो जाता है गुंबद, ठीक है, जिसको वोकल कैविटी बोलते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में आपको गुंबद बोल रहे हैं, वोकल कैविटी इसको बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है। मुख में 2 महत्वपूर्ण रचना कौन कौन से होते हैं? दांत और जीभ। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, दांत के बारे में और थोड़ा सा जीभ के बारे में। अब देखिए हम सभी लोग ये बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, आप पीआरटी के लिए देने वाले हो पेपर या टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस का पेपर हर किसी को देना है, जनरल साइंस हर किसी से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप टीजीटी बायोलॉजी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी बायोलॉजी कर रहे हैं, तो आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी, डीप में पढ़ाई करनी होगी। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ जनरल के लिए पढ़ा रही हूँ, मतलब जनरल का मतलब ये हुआ कि आप पीआरटी का पेपर देने वाले हो, टीजीटी या पीजीटी के अंदर जो जनरल पेपर होगा, है ना, जैसे 80 और 40 में डिवाइड किया है, तो 80 में तो आपका सब्जेक्ट रहेगा अगर आप 9, 10 या 11, 12 के लिए हो तो, और 40 में जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी जो पढ़ना होगा उसके लिए है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि ये तो मतलब डिप में नहीं है, तो डिप में उनको पढ़ना है जो टीजीटी बायोलॉजी है या पीजीटी बायोलॉजी है।
जो मैं सेशन चला रही हूँ सभी के लिए इक्वल है। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के अंदर ये पोर्शन आते हैं बायोलॉजी उसका, ठीक है। तो देखिए अब दांत के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल कितनी होती हैं? 32 दांत, मतलब 16, ठीक है। तो 32 हो गए। बच्चों में केवल 20 दांत होते हैं। मिल्क टीथ जिसको बोला जाता है, जैसे बच्चे फिर बड़े होते हैं तो ये टूट जाता है और फिर से वापस आता है। टोटल 32 नए दांत आते हैं, लेकिन मतलब कि पूरी लाइफ में 32 होते हैं, एक ही बार में नहीं 32 आ जाते हैं पूरे जीवन काल में। अगर पूरे जीवन काल में पूछा जाए, देखिए पूरे जीवन काल कह दिया गया तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ठीक है। तो 32 तो बचपन में आता है टूट जाता है, 20 तो बचपन में आता है टूट जाता है और फिर 32 आता है। तो टोटल जीवन काल की अगर हम बात करें तो कितने हो गए? 52 हो गए। अगर वयस्क अवस्था में कहा जाए तो वयस्क अवस्था में 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, दांत का निर्माण अस्थि से नहीं होता है। दांत का जो निर्माण होता है वो हड्डी से नहीं, ये विभिन्न घनत्व एवं कठोरता वाले उत्तक होता है, उससे बना होता है। मुख्य रूप से डेंटाइन से बना होता है और इसके ऊपर चमकदार एक उजला हिस्सा इनामेल होता है, ठीक है। और इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। इसको साफ रखना होता है, जो वाइट वाला पार्ट होता है। अब देखिए मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। दांत जो इंसीजर होते हैं वो छेनी की तरह होते हैं, ये भोजन को कतरने में काम आता है। और ये देखिए ऊपरी और निचली, मतलब जो जबड़े हैं इनकी संख्या 4 होती है। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। तो 4 ऊपर होते हैं तो देखिए 4 में राइट साइड 2 और 2 लेफ्ट साइड, मतलब दोनों साइड ऊपर में 2 और फिर दोनों साइड नीचे में 2 तो ये हो गए ना 4। अब देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला भी साथ में बताते चल रही हूँ। तो वयस्क में देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, ये 2 ऊपर 2 नीचे। तो ऊपर में 2 नीचे में 2 यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 2 नीचे में 2 और 2 से इंटू कराया गया है, समझ रहे हैं? मतलब कि दोनों साइड है ना, इसलिए 2 से इंटू कराया गया है। आगे ये फार्मूला हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 4 होते हैं इंसीजर। कैनिन जो होते हैं ये 2 होते हैं, यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर। अब ऊपर में दोनों साइड 1 होगा, एक ऊपर में राइट साइड में और एक ऊपर में लेफ़्ट साइड में, नीचे में एक राइट साइड में, नीचे में एक लेफ़्ट साइड में, ठीक है। देखिए एक ऊपर में राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में, नीचे में एक राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में। तो ऐसे करके तो ये 2 हो गए ना 4। अब देखिए प्रीमोलर्स, ये दांत नुकीला होता है, मांस को चीरने फाड़ने में काम आता है और निचले जबड़े में इसकी संख्या 2 होती है तथा ऊपरी तथा निचले जबड़े में मिलाकर संख्या इसकी 2 होती है। इन टोटल 4 होते हैं कौन? कैनिन। अब प्रीमोलर की बात करें तो ये भोजन को, कड़े पदार्थ को चबाने तथा पीसने का काम आते हैं और ये भी ऊपर नीचे मिलाकर कितने होते हैं? 4, यानी ऊपर में 4 यानी कि 2 राइट 2 लेफ्ट, नीचे में 2 राइट 2 लेफ्ट, ऐसे। तो टोटल ये कितना हो गया? 8। अब देखिए मोलर्स, ये भी पीसने और चबाने में काम आते हैं और इनकी संख्या 6, यानी कि 3 ऊपर राइट लेफ्ट 3 और नीचे 3 राइट लेफ्ट, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हो गए 12 और ये 8, 12 8 20 और ये 8 है, 20 8 28, 28 4 कितने हो गए? 32 टोटल। अब देखिए इसका सूत्र है 21 23, आप याद रखिएगा, ये कॉमा दिया गया है, यानी कि इतने ऊपर होते हैं, यानी कि जो ये आपका हो गया मोलर, ये कैनिन, ये आपका हो गया प्री मोलर, ये मोलर, ये ऊपर का हो गया इतना संख्या एक साइड का। और फिर देखिए दूसरी साइड का नीचे का, और इसमें 2 से इंटू करा दीजिए, क्योंकि ऊपर में दोनों साइड, यानी कि 2 राइट में 2 लेफ्ट में, एक राइट में कैनिन होगा एक लेफ्ट में, 2 मोलर्स प्री मोलर्स होगा राइट में लेफ्ट में, 3 मोलर होगा राइट में लेफ्ट में, ठीक है। ये चारों लगातार हैं, ये आपका इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर्स और मोलर्स का ये संख्या हो गया ऊपर में, ठीक है। 2 से इंटू कराया गया, मतलब राइट लेफ्ट दोनों साइड है। और इसी तरीके से ये नीचे में भी 2 राइट में 2 लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में, 2 राइट में 2 लेफ्ट में, 3 आपका राइट में 3 लेफ्ट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 से इंटू करा दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 32। देखिए 2 1 3 और 3 2 5, अब 5 3 8, तो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 16 और 16 इंटू 2 यानी कि 32, ठीक है। लेकिन बच्चे में क्या होता है कि जो प्री मोलर्स होते हैं, ये बच्चे में प्री मोलर्स नहीं होता है, ठीक है। ये संख्या जो इंसीजर है इसका ठीक है, ठीक है। कैनिन का भी संख्या ठीक है 1, लेकिन प्री मोलर नहीं होता है बिल्कुल। और मोलर जो होता है ये भी कम होता है, ये 2 ही, यानी कि जैसे कहने का मतलब कि 2 राइट 2 लेफ्ट, 2 राइट 2 लेफ्ट,
ठीक है। और इसे 2 से इंटू कराया गया, मतलब कि ये ऊपर का हो गया, नीचे का, और ये दोनों साइड का है, इसलिए 2 से इंटू कराया जा रहा है, दोनों साइड का हमें निकालना है। तो ये हो गया 2, 1 3 और 3 2 5 और 5 नीचे और 5 ऊपर, 10 एक साइड का हो गया 10, ठीक है। और इंटू 2 कर दिए तो ये दोनों साइड का, जैसे मान लीजिए कि जो आपका ये टंग है तो इस साइड ऊपर नीचे और इस साइड ऊपर नीचे, है ना, ये मान लीजिए बॉर्डर हो गया, तो इधर ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे, तो इसको आप क्या कीजिए कि ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया, और इसमें 2 से इंटू करा दिए क्योंकि इतना ही इधर भी होगा, ठीक है। तो ये आ गया 20। चलिए आगे, बच्चों में प्री मोलर तथा अंतिम मोलर टीथ का अभाव होता है, यानी वही हमने बोला ना कि प्री मोलर तो होता ही नहीं है और मोलर भी कम ही होता है बेस से। स्तनधारी में सबसे अधिक दांत किस में होते हैं? घोड़ा में और सूअर में, और इनकी संख्या कितनी होती है? 44। अब देखिए टंग के बारे में, जो टंग है यानी कि जीभ एक मांसल रचना है जो लार को भोजन के साथ क्या करता है? मिलाता है, और भोजन स्वाद को ग्रहण करते हैं, और जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को क्या कर देता है? निगलने में मदद करता है। जीभ में रोएदार रचना पाई जाती है जिसे पैपिला कहते हैं। पैपिला में टेस्ट बड यानी स्वाद कलिका पाई जाती है जिससे भोजन का स्वाद का पता चलता है। जीभ की ऊपरी सतह पर पैपिला को क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिला। ये इस पैपिला में कोई स्वाद कलिका नहीं होती है, सबसे ऊपरी सतह में, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिला। अब देखिए यहाँ पर फिलीफॉर्म पैपिला में कोई भी स्वाद कलिका नहीं होती है, यानी कि बीच में यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन में ऊपर में ये कलिकाएँ पाई जाती है, इसमें कोई स्वाद कलिका नहीं होते हैं। जीभ के दोनों किनारे में पैपिला को फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। दोनों किनारे में, देखिए किनारे में क्या कहते हैं? फंगीफॉर्म पैपिला। इस पैपिला से नमकीन, मीठा और स्वाद जो खट्टा होता है उसको पता चलता है, यानी कि कोई भी चीज़ है तो नमकीन है, मीठा है या खट्टा है, इस स्वाद का पता चलता है ये किनारे वाले जो होते हैं फंगीफॉर्म पैपिला उससे, ठीक है। अब देखिए जीभ के पिछले भाग यानी कि यहाँ पर पिछले भाग में जो आपका पैपिला होता है इससे कड़वा यानी कि तीखा का पता चलता है। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड। मनुष्य के मुख गुहा 3 जोड़ी लार ग्रंथि से बना होता है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। पैरोटाइड, सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल, ये 3 ग्लैंड है, तीनों से मिलकर बना होता है लार ग्रंथि। इसमें सबसे बड़ी पैरोटाइड ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि ये है। देखिए तीनों लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार सलीवा यानी कि निकलता है। लार एक प्रकार का क्षारीय द्रव है जिसका 99% भाग क्या होता है? जल। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, इसको पचाकर क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल देता है। ये सरल कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज, यानी कि ग्लाइकोजेन को क्या करता है? ये टाइलिन बदल देता है माल्टोज में। आगे देखिए ग्रसनी। मुखगुहा के पीछे के भाग को फेरिंग्स यानी ग्रसनी बोलते हैं। इस भाग में छिद्र होता है जिसको गुलेट तथा ग्लॉटिस्ट बोलते हैं। ग्लॉटिस्ट जो है आहार नल के अगले भाग ओसिफोकस में खुलता है, तथा ग्लॉटिस्ट जो है श्वास नली में, यानी कि ये ग्रास नली हो गया और ये श्वास नली। ग्रास नली से भोजन मतलब जाता है, तो जो आपका ग्लॉटिस्ट है वो हार्ड नल में खुलता है, ओसिफोकस में खुलता है, और जो श्वास नली है उसमें खुलता है कौन? ग्लॉटिस्ट, ठीक है। और गुलेट आपका खुलता है ओसिफोकस में। ध्यान से फिर देखिए अगेन, गुलेट आपका ओपन होता है ओसिफोकस में और ग्लॉटिस्ट आपका ओपन होता है श्वास नली में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता क्या है कि ऊपर पर ग्लॉटिस्ट के ऊपर एक ढक्कन जैसी रचना होती है जिसको ईपीग्लॉटिस्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जब खाना खाएंगे तो या पानी पिएंगे तो ग्लॉटिस्ट को ये क्या कर देता है? बंद कर देता है, क्योंकि ग्लॉटिस्ट किस में खुला है? श्वास नली में, और भोजन श्वास नली में ना जा पाए, ठीक है। तो भोजन गुलेट छिद्र के द्वारा ओसिफोगस में पहुंच जाता है। अब देखिए ग्रहणी। ओसिफोगस समान व्यास की एक नली है जो गर्दन और छाती को पार करके पेट में प्रवेश करता है और कहाँ घुसता है? आमाशय में ये चला जाता है, आमाशय से जुड़ जाता है ओसिफोगस। ओसिफोगस थोड़ा बहुत फैलकर भोजन को खिसकाते हुए आमाशय में पहुंचा देता है। अब हम आमाशय में आ गए। अब देखिए आमाशय में क्या होता है? आमाशय एक थैली जैसा है जो पेट में बाईं तरफ पाया जाता है। 3 भागों में बटा होता है। कार्डियक पार्ट होता है इसका ऊपर का भाग, फंडिक पार्ट होता है इसका बीच का पार्ट, और अंतिम पार्ट इसका पाइलोरिक होता है।
आमाशय के ऊपरी भाग से हवा भरा रहता है तथा बीच तथा निचली भाग में भोजन रहता है। ऊपरी भाग में हवा और निचली भाग में भोजन। आमाशय के भीतरी दीवार आमाशय ग्रंथि पाई जाती है। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको बोलते हैं। वो 3 तरह का होता है, एक म्यूकस सेल, एक पेरिएटल सेल और दूसरा जाइमोजिन सेल। तीनों ही सेल से रस स्रावित होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है। देखिए जो HCl होता है ये अपने साथ भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस आता है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। और म्यूकस क्या करते हैं, HCl से आमाशय की दीवार पर या आमाशय की जो कोशिका है उस पर कोई प्रभाव ना हो या जो उसकी ग्रंथि है उस पर कोई प्रभाव न है, उससे बचाने का काम म्यूकस करता है। HCl के प्रभाव को बचाने का, यानी कि आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का काम म्यूकस करता है। अब बचा पेप्सिनोजेन। देखिए पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है ये निष्क्रिय एंजाइम है। HCl के द्वारा ये सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। HCl ही इसको सक्रिय बनाता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन करके पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय से प्रोटीन के अलावा फैट भी पचाने वाला एंजाइम गैस्ट्रिक लिपाज स्रावित होता है और गैस्ट्रिक लिपेज वसा का अंतिम पाचन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि आमाशय में जो भोजन है उसका मतलब कि आधा पचा और गाढ़ा लेई की तरह हो गया, जिसको काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। अब देखिए मनुष्य के आमाशय से प्रतिदिन 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करना है कि एक होता है पेप्टिक अल्सर। HCl का प्रभाव अगर अधिक हो, म्यूकस कम स्रावित हो, तो म्यूकस HCl के प्रभाव से आमाशय को बचाने का काम करता है। और HCl का प्रभाव अगर अधिक होगा तो आमाशय में घाव बन जाएगा, उसको हम अल्सर बोलते हैं। और जो व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहते हैं उसमें ये बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है। अब हम छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। भोजन और आमाशय के बाद छोटी आंत, भोजन जो है आमाशय के बाद कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है जो 6 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटी आंत की लंबाई है 6 मीटर है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें छोटी आंत में होता क्या है। छोटी आंत में देखिए, छोटी आंत भोजन के सभी अवयव जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सबका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इसका 3 भाग होता है। डेडुनम जो है आमाशय से जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत के डेडुनम भाग में ही पहुंचता है। छोटी आंत का दूसरा भाग जेजुनम होता है तथा अंतिम भाग इलियम। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए तो होगा इलियम, सबसे बड़ा भाग। छोटी आंत 3 भाग में है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम सबसे बड़ा भाग और डेडुनम सबसे छोटा भाग। भोजन आमाशय से पहुंचता है छोटी आंत के डेडुनम में। भोजन के डेडुनम में पहुंचते ही यहाँ पर होता क्या है, अग्नाशय से अग्नाशयी द्रव यानी कि पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से निकल कर आता है और पित्ताशय से पित्त रस यानी कि बाइल जूस गॉल ब्लैडर से। पित्त की जो थैली होती है उसमें पित्त रस जमा होता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं, वहाँ से निकल कर आता है डेडुनम में। ये दोनों पहुँचा पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। अब देखिए छोटी आंत के इलियम भाग से कई और पाचक एंजाइम सिक्रेट होते हैं, यानी कि एक तो पैनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया और साथ में छोटी आंत के इलियम में कुछ पाचक एंजाइम स्रावित सिक्रेट होते हैं और इन सबको सम्मिलित मतलब एक इकट्ठे इसको बोलते हैं इंस्टेटाइन जूस यानी कि सक्कस इंटेरिकस। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कहाँ पर, छोटी आंत के इलियम में। अब पचा हुआ जो भोजन है इसका अवशोषण कहाँ होगा, इलियम में होगा। इलियम में छोटी छोटी उंगली जैसी रचना बनी होती है जिसको हम विली बोलते हैं और इसी के द्वारा यहाँ पर अवशोषण होता है। अब देखिए थोड़ा सा लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम बड़ी आंत पर और अग्नाशय के बारे में पढ़ने के बाद बड़ी आंत पर आएंगे। जैसे हमने अभी बात किया पित्त रस बाइल जूस, तो ये कहाँ कैसे होता है। देखिए लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका 1.5 kg भार होता है। यकृत की कोशिका पित्त का यानी कि जो लीवर की सेल है ये पित्त का स्राव करता है। पित्त जो है यकृत यानी कि लीवर के नीचे एक थैली जैसी रचना होती है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, इसमें जमा रहता है कौन, पित्त रस। और पित्ताशय से एक नली के माध्यम से ये छोटी आंत के डेडुनम भाग में पहुंचता है। ठीक है, डेडुनम में पहुंचा,
कौन, पित्त रस यानी गॉल ब्लैडर से, और वहीं पर फिर पैनक्रेटिक जूस, और फिर वहीं पर और भी छोटी आंत का कुछ इंस्टेंटाइन जूस जिसको बोला जाता है सम्मिलित रूप से, तो कुछ पाचक एंजाइम भी आता है। ये सबको मिलाकर इंस्टेंटाइन जूस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पित्त गाढ़ा तथा हरे रंग का एक क्षारीय द्रव्य है, यानी कि ये बेस होता है। बाइल जूस का मेन काम क्या होता है ये देखते हैं। देखिए बाइल जूस जो है पित्त से, मतलब पित्त आमाशय से जो भोजन आया है, आमाशय से भोजन आया है तो क्षार बन गया है, अम्लीय है, क्योंकि आमाशय में HCl सिक्रेट हुआ था तो भोजन हमारा अम्लीय बन गया। ऐसे भी और भी मान लीजिए हमारा भोजन अगर एसिडिक ऑलरेडी है और आमाशय से भी भोजन अगर गुजर के आया है तो अम्लीय ऑब्वियसली होगा, तो उसको क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस उस पर अपना क्रिया करके भोजन का पाचन कर सके। पित्त वसा के अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि वसा का आसानी से पाचन हो सके, और ये प्रक्रिया पायसीकरण कहलाता है। अब देखिए पित्त जो है, पित्त रस बनाने के अलावा यकृत को और भी कुछ काम करने पड़ते हैं। वो क्या है कि ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजेन में बदलता है। यकृत द्वारा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो प्रोटीन जो है रक्त को जमने में मदद करता है। यकृत शरीर में बनने वाला विषाक्त अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में। अब अग्नाशय के बारे में देख लीजिए। ये अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की थैली होती है और मुख्य रूप से ये एसिनर कोशिका के गुच्छे से इसका निर्माण होता है। तो देखिए अग्नाशय हमारे शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि इससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। हार्मोन का स्राव अग्नाशय के लैंगर-हैंस दीपिका भाग से होता है। कहाँ से होता है, हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, लैंगर-हैंस दीपिका से, अग्नाशय के। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, न्यूक्लियस, ये एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन पर प्रतिक्रिया करके भोजन को क्या बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ग्लाइकोजेन है तो इमाइलेज इसको मल्टोज में बदल देते हैं, लिपेज फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देते हैं। ठीक है। अब देखिए अग्नाशय से स्रावित इसकी पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इस रस में भोजन के सभी अवयव को पचाने वाला एंजाइम रहता है। यानी कि अग्नाशय से जो रस निकलता है पैनक्रेटिक जूस, उसको कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, क्योंकि उसमें भोजन में जितने भी अवयव कंपोनेंट होते हैं उसको पचाने का इसमें रहता है एंजाइम। ठीक है। अब देखिए अग्नाशयी रस की क्रिया के बाद भोजन पर छोटी आंत द्वारा निकला एंजाइम भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है। और छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, देखिए छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, इसको देखिए। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, बट कैसे होता है, पेप्टाइड जो है पेप्टोन की उपस्थिति में अमाइनो एसिड में लिपेज फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदल देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टोज को मल्टेज जो है ग्लूकोज में बदल देता है, और लैक्टोज को लैक्टेज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। ठीक है। और न्यूक्लियस को न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया, टूट गया। अब देखिए यहाँ पर पाचन के बाद भोजन तरल अवस्था में आ जाता है, यानी पूरी तरीके से जब भोजन पचता है तो तरल अवस्था में आ जाता है छोटी आंत में, और इसको चाइल कहते हैं। देखिए आमाशय में भोजन आधा ही पचा होता है, उसको काइल कहते हैं ना। देखिए यहाँ पर आमाशय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर भोजन पचता है तो काइम उसको बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आमाशय में जब भोजन आधा पचा होता है, ठीक है, वहाँ पर पूरा नहीं पचता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, काइम, गढ़ाले की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर छोटी आंत में जो भोजन आपका है, छोटी आंत में यहाँ पर एक तरल अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम चाइल बोलते हैं। अब देखिए बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, उसके बाद अब जो नहीं पचा भोजन अपचा रह गया वो बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ऐसे यहाँ 2 दिया है, कोलन और रेक्टम।
देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत का जहाँ जोड़ होता है उसको सीकम कहते हैं। तो ये भी एक बड़ी आंत का ही पार्ट है सीकम, ठीक है। तो 3 पार्ट भी कहीं कहीं दिया रहते हैं, जैसे कॉलम, रेक्टम और सीकम, ठीक है। सीकम में अंगुली के समान रचना होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स हमारे शरीर का अशेषी अंग है, मतलब इसका हमारे शरीर में कोई विशेष इसका कोई कार्य हमारे शरीर में नहीं। अगर इसको हम शरीर से निकाल भी दें तो कोई हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको अशेषी अंग बोलते हैं। बड़ी आंत के कॉलन भाग में अपच भोजन से जल तथा लवण का क्या हो जाता है? अवशोषण। जो अपजा भोजन है उसमें जल और लवण भी रह जाते हैं तो उसका अवशोषण कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है वो रेक्टम यानी मलाशय में आ जाता है, और मलाशय के माध्यम से अपजा भोजन जो है वो शरीर से समय समय पर मलद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा मनुष्य में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप लोग देख चुके हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखें जिसमें हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़े और भी जो भी है उनके बारे में पढ़े, ठीक है। तो ये रहा। अब रेस्पिरेशन अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आएगी तो दोबारा आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूअसली। जैसे ये नहीं है कि आप यहाँ पर बायोलॉजी देख रहे हैं, जिसको बायोलॉजी में प्रॉब्लम होता होगा वो यहाँ देख सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी को कमेंट के रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। आप कमेंट अगर करते हैं तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।